मॉर्निंग, जय हिंद। हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा के दौरान अब तक की हमारी चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू पे चल रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमने उनका जीवन परिचय, उनके राष्ट्रवादी विचार हमने पढ़ लिए हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम अंतर्राष्ट्रीय विचारों पर बात करेंगे कि पंडित नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय विचार क्या थे। यानी राष्ट्रवाद तो थे ही, देशभक्त तो सच्चे थे ही नेहरू जी, उसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में भी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय विचार जगत के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। हमने पहले भी कहा था कि नेहरू कहते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीयवादी हूँ, और नेहरू ये कहते थे कि राष्ट्रवाद से पूर्व है अंतर्राष्ट्रीयवाद को लाना। और नेहरू का यह मानना था कि राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद किसके लिए जरूरी है? मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद जरूरी है। इसलिए नेहरू को हम अंतर्राष्ट्रीयवादी मानते हैं। और जब हमने नेहरू का जीवन परिचय देखा था, उस समय हमने चर्चा भी की थी कि नेहरू आज़ादी से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने चले गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलनों में आज़ादी से पहले ही हमने अपना समर्थन बता दिया था कि हम क्या करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं। सोवियत संघ में होने वाले साम्यवादी सम्मेलनों में नेहरू आज़ादी से पहले ही चले गए थे, शामिल होने लग गए थे। तो नेहरू के विचार अंतर्राष्ट्रीयवाद के हैं, पूरे दुनिया को साथ लेकर चलने के नेहरू के विचार थे। और वो ये कहते थे कि विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देना एक पहली और अनिवार्य शर्त है। जब तक आप अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा नहीं दोगे, तब तक आप विश्व में शांति की स्थापना नहीं कर सकते, आप मानव कल्याण की बात नहीं कर सकते, आप लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक देश अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पे चल रहा है, शांति का समर्थन कर रहा है, लेकिन दूसरा देश आतंकी गतिविधियों में लिप्त है या दूसरे कार्य अगर वो कर रहा है, तो विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए नेहरू ये कहते थे कि क्या करना है, हमें राष्ट्रवाद को तो मानना ही है, राष्ट्रवाद के साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय बातों को भी मानना है। और उन अंतर्राष्ट्रीय बातों को लेकर नेहरू ने कुछ सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब हम उन्हीं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय विचारों की अगर हम बात करें, कौन कौन से विचार हैं जिससे हमें नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद झलकता है, हमें ये पता चलता है कि नेहरू वास्तव में विश्व शांति के समर्थन में। तो हम उन बातों में पहला हम लेते हैं पंचशील का सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत ये भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, हमारी विदेश नीति की नींव है। और इस पंचशील के सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी स्वीकार किया है और लगभग 182 देशों ने हमारे इस पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्या था? तो एक समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ये उनका नाम है, ये चीन के प्रधानमंत्री थे और ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बात याद रखना, बाद में जाकर के चाउ एन लाई चीन के राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन 1954 में वो चीन के प्रधानमंत्री हैं। तो नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के बारे में लेकर के एक समझौता होता है। और उस समझौते के अंदर वो क्या देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं, 5 नीतियों की एक सिद्धांत बना करके वो एक दूसरे को सौंपते हैं कि हमें इन 5 बातों का अनुसरण करना है। ये क्या कहलाता है? पंचशील। पंच का मतलब होता है 5 और शील का मतलब होता है आचरण। यानी हम पंचशील को अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है आचरण के 5 नियम। किसके आचरण के? तो हमें ये भी याद रखना है, हमारी विदेश नीति के आचरण के 5 तत्व निर्धारित किए। किसने निर्धारित किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने। कब दिया था ये सिद्धांत? 29 अप्रैल 1954 को दिया था। किसके लिए दिया था? भारत की वो चीन ने अपने विदेश संबंधों में आपसी विवादों को दूर करने के लिए सिद्धांत दिया था
इसमें 5 नियम तय किए गए थे कि दोनों देश इन 5 चीजों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। 5 चीजें क्या थी? उन 5 चीजों में अगर हम बात करें तो पहला था अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब यह था कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। आपसी जो भी किसी प्रकार के अगर सीमा संबंधी विवाद है उनको वो बातचीत के माध्यम से समझाएंगे। यानी पहली बात हुई थी कि चीन और भारत अनाक्रमण समझौते का पालन करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा था अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? हस्तक्षेप का मतलब ये हुआ कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, चीन अपने मामलों में हस्तक्षेप है। न केवल आंतरिक मामलों में बल्कि बाह्य मामलों में भी स्वतंत्र हैं और दोनों देश एक दूसरे के किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी मामला हो, दोनों देश एक दूसरे के मामले में कभी भी किसी भी प्रकार क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये दोनों देशों ने क्या कर लिया? निर्धारित कर लिया कि हम क्या करेंगे, हस्तक्षेप की नीति को अपनाएंगे। तीसरा क्या अपनाया? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी शांति के साथ रहेंगे। शांति, सह मतलब साथ, अस्तित्व मतलब एक दूसरे का अस्तित्व बनाए रखेंगे। हम दोनों राष्ट्र, भारत और चीन, दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, शांति के साथ रहेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ साथ रहेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद हम नहीं करेंगे। चौथा क्या था? समानता के आधार पर, समानता के आधार पर क्या करेंगे? पारस्परिक हितों की वृद्धि करेंगे। यानी हम दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को समान मानेंगे और समान मान करके एक दूसरे के हितों को बढ़ाएंगे, चाहे वो हित सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। यानी हम एक दूसरे को समान मानेंगे। इसीलिए याद रखना, इसी कारण पंडित नेहरू ने एक नारा दिया था भारत और चीन संबंधों को लेकर के, और उस नारे का नाम था हिंदी चीनी भाई भाई। पंडित नेहरू ने भारत और चीन के संबंधों को इतना मजबूत माना कि उन्होंने एक नारा दिया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हमने चाइना को एक बड़े भाई का दर्जा दिया और ये कहा कि हम एक दूसरे का समानता के साथ पारस्परिक लाभ के आधार पर काम करेंगे, हम किसी भी प्रकार का विवाद एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे। लास्ट क्या था? एक दूसरे की भौगोलिक सीमाओं का, एक दूसरे की भौगोलिक सीमाओं का सम्मान। यानी जमीन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद हम नहीं करेंगे, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की जमीनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार ये 5 सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को पंडित नेहरू और चाउ एन लाई के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों ने विदेश नीति के 5 नियमों की व्याख्या की और ये कहा कि हम विदेश नीति में इन 5 सिद्धांतों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। ये पंचशील का सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि चाइना ने इस सिद्धांत को भुला दिया, हमारे लिए गौरव की बात है कि पंडित नेहरू के प्रयासों से इस पंचशील के सिद्धांत को दुनिया के 182 देशों ने स्वीकार किया है, जो हमारे लिए एक महान उपलब्धि हो सकती है। तो ये पंचशील का सिद्धांत किसने दिया? ये पंचशील का सिद्धांत दिया पंडित नेहरू ने, और ये दर्शाता है कि पंडित नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय विचार इस प्रकार के थे। पंडित नेहरू ने ये कहा है कि सभी देशों को क्या करना चाहिए? इन पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए और किया भी है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पंडित नेहरू राष्ट्रवाद के साथ क्या थे? अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विचार क्या आते हैं? उनकी आती है गुटनिरपेक्षता। पंचशील का हो गया, अब आ गया गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता के बारे में अगर हम चर्चा करें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ
और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई 1945 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता जो समीकरण है, सत्ता समीकरण क्या होते हैं, बदल जाते हैं, शक्ति संबंध बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कुछ राष्ट्र महाशक्ति थे, जिनमें अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे ताकतवर देश थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ 1945 में, तो उस समय क्या होता है, उस समय जर्मनी, इटली और जापान क्या करते हैं, युद्ध में हार जाते हैं, तो उनकी शक्तियां समाप्त हो गई। उसके बाद में क्या होता है, जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन की भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, फ्रांस की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। दुनिया में दो ही देश ताकतवर बचे, एक बचा अमेरिका, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, और दूसरा राष्ट्र बचा कौन, सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों बचे, तो उन दोनों के बीच में विश्व पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र कौन है, दुनिया पर एक छत्र राज किसका हो, इस बात को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक युद्ध शुरू हुआ। वो एक युद्ध हालांकि हथियारों का युद्ध नहीं था, लेकिन वो क्या था, एक वैचारिक युद्ध था, विचारों के द्वारा लड़ा गया युद्ध था, जो 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक चला, बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। अब क्या हुआ, इस युद्ध को एक दूसरे में विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया, विश्व को दो भागों में बांट दिया विचारधारा के आधार पर। विचारधारा क्या थी, अमेरिका नेतृत्व करता था पूंजीवाद का, यानी अमेरिका समर्थन कर रहा है पूंजीवाद का, जबकि एक दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद, और इसका समर्थन कौन कर रहा है, इसका समर्थन कर रहा है सोवियत संघ। इन दोनों ने इस विचारधारा के आधार पर पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद। और जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो छोटे छोटे राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र थे, उन अल्प विकसित राष्ट्रों को भी उन्होंने इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। क्या होता है इससे, जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के साथ बहुत सारे नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए, तो भारत के सामने भी एक समस्या आई कि हम कहाँ जाएं। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र होते ही हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो आप अमेरिका के पूंजीवाद में शामिल हो जाओ, या क्या करो, आप सोवियत संघ के साम्यवाद में शामिल हो जाओ। यानी तीसरा विकल्प भी नहीं था। लेकिन ये हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जो महान नेता कहें, या भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बात करें, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो अम्बेडकर साहब हो, राजेंद्र प्रसाद हो, कोई भी बहुत सारे जो नेता हमारे थे उनकी बात कहें, लेकिन उन सब का योगदान रहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। इन सब में अगर हम सर्वाधिक योगदान की बात करें तो हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने ये लोगों को ये था कि नेहरू का झुकाव जो था वो सोवियत संघ यानी साम्यवाद की तरफ था। लोगों को लगता था कि हम साम्यवाद में जाएंगे, हम सोवियत संघ में जाएंगे, लेकिन नेहरू ने अपने निजी विचारों को पूर्णतः अलग किया, और आज़ाद होते ही हमने ये स्पष्ट रूप से बड़ी दृढ़ता के साथ ये घोषित कर दिया कि हम अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में ही शामिल नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, नेहरू ने कहा कि साहब मैं ना पूंजीवाद को अपनाऊंगा न साम्यवाद को अपनाऊंगा, मैं तो इन दोनों को अपनाऊंगा, और दोनों को अपना करके कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाऊंगा, मैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाऊंगा, जिसमें पूंजीवाद भी होगा, जिसमें साम्यवाद भी होगा। अब क्या हुआ, संघर्ष बढ़ता चला गया। श्रीलंका आज़ाद हुआ, दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हुआ, कांगो आज़ाद हुआ, उत्तरी कोरिया को लेकर के अमेरिका और सोवियत संघ में संघर्ष चला। बहुत सारे नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए उसी समय। जब उस समय स्वतंत्र हुए तो उन देशों के सामने एक संकट आ गया कि वो क्या करें। उस समय नेहरू ने एक विकल्प दिया कि हम किसी भी गुट में न जा करके हम एक तीसरा गुट बनाएंगे। उसी समय हमारे एशिया महाद्वीप के 2-3 राष्ट्र ऐसे थे जिनके कुछ नेता, कुछ देश स्वतंत्र हुए और उनके जो नेता थे वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें क्या हुआ देखो, 1955 में इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है बांडुंग, वहां एक सम्मेलन हुआ। 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ। इस समय इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम था सुकर्णो, कर्नल सुकर्णो।
और एक देश था मिस्र, और मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। उन दोनों के प्रयासों से बांडुंग सम्मेलन होता है 1955 में, और उस बांडुंग सम्मेलन में आमंत्रित किसको किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी नासिर और सुकर्णो मिलकर के क्या करना चाहते हैं? एक गुट बनाना चाहते हैं। सुकर्णो के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना हम अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में शामिल ना हो, और क्या करें, हम एशिया महाद्वीप के लोगों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को लेकर के क्या करें, एक मजबूत संगठन बनाए जो हम इनका क्या ना बन सके, इनका पिछलगू ना बन सके, हम अमेरिका और सोवियत संघ के गुलाम ना बन सके। इसको लेकर के बांडुंग सम्मेलन हुआ। अब क्या हुआ? बांडुंग सम्मेलन में नेहरू भी शामिल हुए। अब देखो, क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार आया सुकर्णो के दिमाग में, लेकिन क्या होता है, सुकर्णो के दिमाग में बात तो आ गई, लेकिन एक दिक्कत आ गई इनको। किसको? मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना, ये मिलकर के क्या करना चाहते थे? एक संगठन बनाना चाहते थे, क्षेत्रीय संगठन बनाना चाहते थे जो अमेरिका और सोवियत संघ से पृथक होकर के अपना विकास करने का एक संगठन बने। लेकिन बात यह थी कि ये सारे राष्ट्र अल्प विकसित थे, गरीब राष्ट्र थे, छोटे छोटे राष्ट्र थे, और अभी क्या हुए हैं, कुछ दिन में ही वो स्वतंत्र हुए हैं। इनको पता था कि हमारी बात कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, तो किसके नेतृत्व में लोग अल्प विकसित राष्ट्र हमारे पास आए? तो उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को, यानी भारत को हम इस क्या करें, इसमें शामिल करें, और इस गुट का नेतृत्व किसको दे दे? हम पंडित नेहरू को दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था, उनके विचार ऐसे थे कि दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे वो नेहरू के व्यक्तिगत मित्र थे, नेहरू के विचारों से प्रभावित थे। यहाँ तक कि अमेरिका और सोवियत संघ के नेता भी नेहरू के विचारों से प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया? नेहरू को अपने गुट में शामिल करने के लिए नेहरू को आमंत्रित किया। इसके लिए क्या होता है, अप्रैल 1961 में एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन का नाम है बेलग्रेड सम्मेलन। बेलग्रेड सम्मेलन हुआ, और इस बेलग्रेड सम्मेलन में 5 राष्ट्रों ने मिलकर के किसकी स्थापना की? एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। तो पहला प्रश्न बना, गुट निरपेक्षता की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1961 में हुई। किस सम्मेलन में हुई? बेलग्रेड सम्मेलन में हुई। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक कितने हैं? तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक हैं 5 राष्ट्र। अगर प्रश्न ये बने कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक एक व्यक्ति के रूप में कौन है, तो एक व्यक्ति के रूप में नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के। एक देश का नाम आएगा तो उसमें सिर्फ नाम आएगा भारत का। लेकिन ये पूछे कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक कितने हैं, तो हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि गुट निरपेक्षता का जो स्थापना की है वो 5 राष्ट्रों ने मिलकर के की है। 5 राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र हैं? उन 5 राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो उन 5 राष्ट्रों में जो नाम आते हैं वो आता है, पहला हमारे भारत का, दूसरा आता है इंडोनेशिया का, तीसरा आता है मिस्र का, चौथा आता है घाना का, और एक आता है युगोस्लाविया। भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और युगोस्लाविया, ये 5 जो व्यक्ति हैं, 5 राष्ट्र हैं, ये मिलकर के अप्रैल 1961 में क्या करते हैं? एक सम्मेलन करते हैं। अब इनमें कौन था? भारत की तरफ से तो इसमें शामिल हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया की तरफ से शामिल हुए सुकर्णो, मिस्र की तरफ से हुआ नासिर, घाना का था क्वामे नक्रुमा, और युगोस्लाविया का था मार्शल टीटो। यानी 5 देशों और 5 नेताओं ने मिलकर के अप्रैल 1961 में एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम था गुट निरपेक्ष। तो देश कौन कौन से? भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और युगोस्लाविया। नेता कौन? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, घाना के राष्ट्रपति वामे एनुकर्मा और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति कौन, मार्शल टीटो। इन 5 व्यक्तियों ने, 5 राष्ट्रों ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया। और आज अगर हम बात करें, आज वर्तमान समय में हम बात करें, अप्रैल 1961 में 5 देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना करके उन्होंने क्या किया था, इस गुटनिरपेक्षता की या पंडित नेहरू के अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो योगदान इनका है गुटनिरपेक्षता का, वो ये है कि इसने आज तक 1945 के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। ये हमारे लिए एक महान उपलब्धि है। 5 देशों से चले थे और आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में इसके अंदर 120 सदस्य राष्ट्र हैं। यानी आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दूसरा सबसे बड़ा अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन है तो उसका नाम है गुटनिरपेक्षता। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो था वो अंतर्राष्ट्रीय विचारों में सबसे बड़ा योगदान था। तो पंडित नेहरू के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विचार क्या थे, उन्होंने एक आंदोलन, एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्षता का अगर हम शुरुआती सम्मेलन की बात करें तो 1955 में बांडुंग में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में बेलग्रेड नामक एक सम्मेलन में हुई थी। 5 संस्थापक थे, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और यूगोस्लाविया। 5 नेता थे, नेहरू, नासिर, सुकर्णो, एनुकर्मा और टीटो। इन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया और आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में लगातार ये प्रगति कर रहा है। आज 120 सदस्य राष्ट्र इसके अंदर शामिल है, कई पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। और सबसे बड़ी इसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अगर हम सफलता की बात करें तो इसने आज तक भी क्या नहीं होने दिया, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया। तीसरी अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विचारों का तो विश्व शांति का समर्थन। पंडित नेहरू ने आजादी से पूर्व की बात करें या फिर प्रधानमंत्री के रूप में बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा क्या किया है, विश्व शांति का समर्थन किया है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि पूंजीवादी राष्ट्रों को टेक्नोलॉजी जो उनके पास है, उन टेक्नोलॉजी को, उनकी तकनीकी को उन्हें अल्प विकसित राष्ट्रों को देना चाहिए ताकि अल्प विकसित राष्ट्र भी क्या कर सके, अपना विकास कर सके। वो ये चाहते थे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। पंडित नेहरू के स्पष्ट विचार थे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं का समाधान हम किससे कर सकते हैं, हमेशा बातचीत से कर सकते हैं। इसलिए अगर हम नेहरू की बात करें तो नेहरू ने इसीलिए क्या किया था, चीन के साथ समझौता किया। चीन सीमा पर हमने किसी प्रकार की कोई बाड़ाबंदी, तारबंदी या सैनिक बंदी नहीं की। दूसरे पड़ोसी देशों के साथ हमने हमेशा मधुर संबंध बना करके रखे। यद्यपि 1962 में नेहरू के शासनकाल में भी हमें चीन के साथ युद्ध करना पड़ा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति हुई थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अपमानजनक युद्ध हमें झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी नेहरू शुरू से लेकर के अंत तक क्या रहे हैं, विश्व शांति के वो समर्थक रहे हैं। इसी का परिणाम था कि हमने आज़ाद होते ही किसका समर्थन किया, हमने यूएनओ का समर्थन किया और हम यूएनओ के संस्थापक सदस्य बने। जबकि उस समय तो हम क्या नहीं हुए थे, आज़ाद भी नहीं हुए थे। इसी विश्व शांति के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर देने की बात आई तो हमने खुद ने वीटो पावर का त्याग करके हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो था वो हमने किसको दिलवा दिया, सामने वाली चीन को दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की अशांति हो, युद्ध को बढ़ावा मिले। और हमने हमेशा विश्व शांति का क्या किया है, समर्थन किया है। इसलिए नेहरू स्पष्ट रूप से क्या थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका समर्थन करते हैं, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन। जो 4 विचार आते हैं अंतर्राष्ट्रीयवादी क्षेत्र के अंदर नेहरू के, पहला क्या आता है, पहला आता है कि वो पंचशील का सिद्धांत दिया उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। दूसरा क्या है, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। तीसरा क्या किया, विश्व शांति का समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हैं।
और क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका क्या करते हैं, वो समर्थन करते हैं। अब इसी यानी वो कहते हैं कि दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, राजतंत्र और तानाशाही नहीं होनी चाहिए। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय विचारों को अगर नेहरू का हम और बहुत बड़ा उदाहरण ले तो आप सबको पता होगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के साथ ही हिंदू और मुसलमानों के आधार पर जब सांप्रदायिक दंगे हुए और भारत का विभाजन हुआ, और विभाजन बनने के बाद भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र देश बने, तो आपको पता है पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था 1947 में कश्मीर मामले को लेकर के। हम उस कश्मीर मामले का समाधान आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सेना के माध्यम से, ताकत के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन नेहरू ने क्या किया, उस मामले को क्या कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति का समर्थन करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते थे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उस कश्मीर मामले को हम संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। यद्यपि ये नेहरू की एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है, लेकिन नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था, उदार व्यक्तित्व था कि वो क्या चाहते थे, सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। इस प्रकार नेहरू अपने हर बातों में कहा भी करते थे कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीयवादी हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं अंतर्राष्ट्रीयवादी हूँ। यानी मैं राष्ट्र के प्रति समर्पित तो हुई, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ मैं क्या हूँ, अंतर्राष्ट्रीयवादी भी हूँ। मैं मेरे पूरे दुनिया का भला चाहता हूँ, पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहता हूँ। इस प्रकार ये कुछ विचार थे जो नेहरू के क्या थे, गुट निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार थे। अब हमारे नेहरू में एक टॉपिक और बच रहा है और उसका नाम है नेहरू के लोकतांत्रिक और साम्यवादी विचार, जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।